नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। अभी अगस्त चल ही रहा है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। और पिछले साल आप जानते हैं कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव किए थे मोदी सरकार ने। बहुत सारे स्टेप उठाए गए थे और जो बदलाव हुए थे, अब उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रभाव है, वो जम्मू कश्मीर पर भी दिखाई दे रहा है, बाकी देश पर भी दिखाई दे रहा है और दुनिया पर भी दिखाई दे रहा है। और मुझे तो लगता है कि जो वहाँ की सियासत करते थे, उनके दिमागों पर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। भाऊ तोरसेकर मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भाऊ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। भाऊ, मैं अभी फारूक अब्दुल्ला का एक बयान देख रहा था। जो कुछ हुआ है जम्मू कश्मीर में, और इन लोगों को, फारूक अब्दुल्ला को, उमर को, महबूबा मुफ्ती को, कुछ दूसरे जो नेता थे वहाँ के, और अलगाववादी नेताओं को भी पीएससी एक्ट के तहत अंदर किया गया था। कोई 6 महीने बाद बाहर आया है, कोई 7 महीने बाद बाहर आया था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का पहला इस तरीके से खुल करके बयान पहली बार आया है, और कुछ चुनिंदा मीडिया हाउसेज हैं जिन्होंने उनको लाइव लेकर के बातचीत की है, और उन्होंने फिर दबी जबान से ही सही वही अपना जो अलगाववाद का एजेंडा है, जो पाकिस्तान परस्ती है, और जो हमारी इस्टेब्लिश लीडरशिप है, उस पर, उसकी नीयत पर सवाल खड़े करने की कोशिश की है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि 370 हटा करके कौन से बदलाव कर लिए हैं जम्मू कश्मीर में। तो 370 हटाए जाने के बाद जो जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए हैं, उनको लेकर के आप क्या जवाब देना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला जैसी मानसिकता के लोगों को? नहीं, उनको तो तकलीफ होगी उनको। अब आप कोई बीमारी में जब हमको दवाई लगाई जाती है तो हम भी चिल्लाते हैं ना। जी। क्योंकि वो जहाँ दवाई लगाई जाती है तो वो जो जीव जंतु होते हैं, घुसे हुए वायरस होता है, उसको तकलीफ होती है, वो हमारे बदन को भी होती है। तो उस पर जो पनपते हैं उनको तो तकलीफ होगी। पहली बार दवाई का यूज हुआ है तो शेख फारूक अब्दुल्ला को तकलीफ होगी। कुछ बिगड़ गया, वो अच्छा था कभी वो नहीं बताते। आज जो है, आज एक तो बात आपको माननी पड़ेगी कि भाई आर्मी जो काम कर रही है उनको पीछे से कोई पत्थर तो नहीं मार रहे हैं ना। हाँ, सही। पत्थर मारते तो कितना अच्छा था, वो नॉर्मल सी थी। आजकल बच्चों को पत्थर मारने नहीं मिलते नहीं, पत्थर मिलते नहीं, पत्थर मारने वाले बच्चे दिखते नहीं। ये कितनी गड़बड़ हो गई। ऐसा तो अब्दुल्ला बोलते नहीं, ये लोग हमेशा आधा सच बोलते। और आधा सच ये झूठ से भी डेंजरस होता है। जी। ये हमें बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि पूरा झूठ भी चल सकता है कि हम उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते। पूरा सच है, उस पर भी आंख बंद करके भरोसा कर सकते, क्योंकि हम मानते हैं झूठ है, उस पर कोई सोचो ही नहीं। और ये सच है तो उस पर सोचो। लेकिन आधा झूठ और आधा सच जब आता है तब चिंता की बात होती है। फारूक अब्दुल्ला आधा सच और आधा झूठ बोल रहे। तो जो सच आपको मानना पड़ता है कि ये सच है, लेकिन उस पर आप भरोसा करने लगे कि वो झूठ शुरू कर देते। जी। जैसे आपको एक कोई कुछ खरीदी करनी है तो आप क्या करेंगे, भाई हमको नमूना दिखाओ उसका। तो आपको चावल चाहिए तो एक आधा किलो, पाव किलो चावल आपको कोई दे देता है, भाई ऐसा चावल हमारे पास है। लेकिन उस पर आप भरोसा करें और बोरा का बोरा खरीदे तो अंदर क्या है आपको मालूम नहीं होता। और घर पर लाने के बाद पता चलता है कि इसमें मिलावट है। जी। तो इसलिए ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। लोग ब्रांडेड माल क्यों लेते हैं? क्योंकि ब्रांडेड माल जो होता है, अगर खराब निकला तो आप जाके बदल कर ला सकते। फारूक अब्दुल्ला ये सब ब्रांड नहीं है, मोदी ये ब्रांड है।
हमको एक समझना चाहिए कि ये बीजेपी पर भरोसा है, ऐसा मोदी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी ने अपना एक ब्रांड बनाया। रिलायंस एक ब्रांड बन जाता है। अब रिलायंस ब्रांड बन गया तो रिलायंस रिटेल में भी आता है, तो पहले दिन से उसके लिए ग्राहक रेडी है, क्योंकि रिलायंस है तो अच्छा ही होगा, टाटा है अच्छा ही होगा, वो जो ब्रांड है। तो फरूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये ब्रांड नहीं है, ये स्पूरियस माल है, जी मिलावट का माल है। तो लोग उन पर जी जी भरोसा नहीं करते ना। ये जी बोलेंगे जी। तो सही, अभी रास्ते पर कोई कुछ बेच रहा है तो कुछ लोग खरीदते ना, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम्म। ब्रांड को जो कीमत मिलती है वो तो इनको मिलेगी नहीं। तो ये ऐसा बोलेंगे क्योंकि उनको अभी भी आशा है, अमन की आशा होती है ना, वो अमन की आशा है कि भाई कुछ होगा। तो होपिंग अगेंस्ट होप बोलते, अंग्रेजी में बोलते, कि निराशा में भी आशा है, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि निकालो तो आशा बच जाएगी। ऐसा लगता है कि कुछ अभी ये नहीं, ये देख नहीं पा रहे कि दुनिया में कोई भी ये अलगाववाद की बात सुनने को भी राजी नहीं है। सऊदी जैसे देश ने भी, जो आज तक अरब देश थे, वो हमारे कश्मीर के मामले में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे, लेकिन जी वो भी अगर आज खड़े नहीं हो रहे तो स्थितियां बदली है। तो ये स्थितियां जो बदली है तो उसका कुछ कारण है। ये अगर ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको एक बात पक्की मालूम है, फरूक अब्दुल्ला है जो, तो उनको मालूम है कि अब तक तो ठीक है भाई कि हमको देश में और लोग पूछते नहीं थे, भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब दुनिया भी हम पर भरोसा नहीं करती। सही। तो जो क्या बोलते हैं हिंदी में, उसको तिलमिला रहे हैं लोग, बिल्कुल बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें। अब इनको मैं मानता हूं एक बात, कि अगर आज जो महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े होकर बोलना चाहते हैं, वो तो जिस दिन महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट गिरी थी उस दिन उसके साथ खड़ा रहना था। आपको जो बिल्कुल जम्मू कश्मीर ओरिजिनल 370 वाला चाहिए था, तो उस वक्त आपको चालाकी दिखानी चाहिए थी। आप सोचो कि जिस दिन वो सब मामला हुआ था, मुझे याद है कि अमित शाह अमित शाह बंगाल में थे, वो अचानक वो दौरा छोड़कर दिल्ली आ गए। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे अजीत डोभाल, उनसे मिले 2 घंटा, इन दोनों की मीटिंग हुई। ये क्यों हुई? अमित शाह कोई गवर्नमेंट के थे ही नहीं, वो पार्टी के थे, फिर भी 2 घंटे उनकी मीटिंग हुई। वो मीटिंग खत्म होने के बाद 1 घंटे में कश्मीर में जो बीजेपी के मिनिस्टर्स थे और लीडर थे, वो आके अमित शाह जी से मिले और जी वापस जी गए और उन्होंने अपने रेसिग्नेशन दे दिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर दिया। अब उस वक्त इनको समझना चाहिए था, अगर ये अपनी राजनीति, मैं ऐसा नहीं मानता कि उनकी राजनीति गलत है, वो उनकी है, वो ठीक है, लेकिन उस राजनीति से जाने के लिए उनको एक काम करना चाहिए था कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो अमित शाह, मोदी गवर्नमेंट क्या सोच रही है, हम उसमें से कैसे बचेंगे, ये उन्होंने सोचा नहीं। अगर वो उसी समय महबूबा के साथ खड़े होते तो वो गवर्नमेंट नहीं गिरती, और अगर नहीं गिरती और चलती रहती तो 370 हटाना बिल्कुल मुश्किल था, क्योंकि 370 हटाने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली जो है, विधानसभा है, उसकी मंजूरी जरूरी थी। तो ये तो हुआ नहीं, फिर असेंबली स्थगित कर दी गई और ये मामला चलता रहा। फिर जब इनका इनका इकट्ठा होना शुरू हो गया, उस दिन वो विधानसभा बर्खास्त की गई। तो जी अल्टीमेट विधानसभा के जो अधिकार थे वो पार्लियामेंट के पास आ गए। तो ये उस बिल्कुल। वक्त गलती कर बैठे हैं। अब देरी से सोच रहे हैं कि हमारी क्या गलती हो गई, तो वो तो गलती 2 साल पहले हो गई। तो इसलिए ये क्यों किया उन्होंने, ये गलती थी लेकिन क्यों की? ओवर कॉन्फिडेंस होता है
कि 370 को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मोदी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, अमित शाह हो, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो जो कांग्रेस की इकोसिस्टम देश में है उसमें से आता है कि मोदी मेजोरिटी उसको मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जीतो हारो कुछ भी हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट हमारी इच्छा से चलेगी। ये जो मस्ती थी ये मोदी हटा रहे। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब ये समझ नहीं पा रहे अभी भी। वाजपेयी की गवर्नमेंट भी जो थी वो भले एनडीए की थी, बीजेपी की थी, लेकिन ये इस कांग्रेस इकोसिस्टम के अंडर चलती थी। जी जी। मोदी ने धक्का दिया अगर किसी को तो कांग्रेस पार्टी को नहीं हारा है, वो तो पार्टी हार गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पहले जनता गवर्नमेंट थी, जनता दल की, देवेगौड़ा की, और गवर्नमेंट थी, लेकिन सिस्टम तो वही थी जो गवर्न करती है। अनऑथोराइज जो गवर्नेंस है वो कांग्रेस इकोसिस्टम का था। तो उस पर अभी भी उनका भरोसा था फारूक अब्दुल्ला का, इसलिए वो आराम से थे। उनको लगा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, कोरोना आ ही नहीं सकता। इस पर हमारा सब दुनिया का भरोसा था ना कि ऐसी कोई चीज आएगी कि जो दिखाई नहीं देगी लेकिन पहुंच जाएगी। तो उसी ढंग से इनकी हालत हो गई। तो अभी भी वो उस क्या बोलते हैं उसको, उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल रहे। तो इसलिए वो बोल रहे कि कुछ तो होगा, ऐसा लगता है कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई चमत्कार हो भाव जाएगा ऐसा हमको लगता है। भाव ऐसा लगता है कि ये लोग, और जैसा आपने भी कहा है अभी आपने, कि ये कोई ब्रांडेड लीडरशिप नहीं है जम्मू कश्मीर की। पर मुझे लगता है कि ये ब्रांडेड, ये तो दूर की बात है, इनको वहाँ की जनता की पल्स की जानकारी भी नहीं है। एबीसीडी भी नहीं जानते हैं वहाँ की जनता क्या सोच रही थी। आपको सबको इस बात का ध्यान है, इन्हीं फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि मोदी 10 बार भी प्राइम मिनिस्टर बने तो 370 को छू नहीं सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने और भी घटिया बात कही थी कि तिरंगा उठाने वाले कंधे जम्मू कश्मीर में ढूंढने को नहीं मिलेंगे अगर 370 हटा दी। पता नहीं महबूबा मुफ्ती को पता भी है कि नहीं कि कंधे पर झंडे नहीं उठाए जाते हैं, कंधे पर तो अर्थियां उठाई जाती हैं, या जो अब करीब करीब जम्मू कश्मीर से, पूरी घाटी से उठ चुकी है कंधों पर। आतंकवादियों की जितनी भी डेड बॉडीज थी, उनके कमांडर मारे जा चुके हैं, अलगाववादी पूरी तरीके से अलग थलग हो चुके हैं, और ये भी अब जो दहाड़ते थे मिमियाने की स्थिति में आ गए हैं। तो क्या फारूक अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का ये बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, जो वहां पर केंद्र की तमाम योजनाएं लागू हो गई हैं, जो बच्चे पहले पत्थर उठाते थे वो अब पत्थर भी नहीं उठाते हैं, जो अलगाववादी विदेशी फंड से वहां पर तबाही मचाने का साजो सामान मंगा करके रखते थे वो भी खत्म हो गया है। ये सब बदलाव दिखाई नहीं दे रहे इनको? नहीं, दिखाई तो देता है, लेकिन बात ऐसी होती है ना कि हम उस पर भरोसा नहीं करना चाहते। एक बात ऐसी होती कि आप झूठ बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, लोग उल्लू बनते हैं। आहिस्ते आहिस्ते लोग जो है वो सच समझने लगती है। लेकिन जो झूठ बोलने वाला लगता है उसका ही झूठ पर भरोसा हो जाता है, और वो झूठ बोलता है तो समझता है कि दुनिया ने मान लिया है। तो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, या जो लोग और उनके यहाँ बैठे हुए मणिशंकर अय्यर वगैरह लोग हो, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी भी लोग हम पर भरोसा करते। वो अपने आप में रहते हैं, उनको दुनिया में क्या चल रहा है मालूम नहीं होता, वो अपने आप में रहते हैं। तो उनको अभी भी लगता है कि भाई लोग हम बोलते हैं उस पर भरोसा करते हैं, लोग इनकी सुनते भी नहीं है। जी जी। आज देखिए आपकी जो चैनल उनको, जो मीडिया हाउसेस उनको चलाते थे, उन मीडिया हाउसेस की हालत क्या है देखिए आप, उनको कोई सुनता नहीं।
अभी कल बिल्कुल। या परसों मैंने देखा कि आज तक जो हिंदी में बहुत सालों से एक नंबर पर चैनल था, वो अभी परसों मैंने देखा कि रिपब्लिक हिंदी जो है वो आगे चला हाँ, गया। भारत, रिपब्लिक तो भारत। इसका मतलब क्या है? इनको लोग अभी सुनना भी नहीं चाहते, भरोसे की बात की है तो ये डूबते जाएंगे। तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, है ना, वो कोई फिल्म गाना है वो ऐसा है कि दिखाई दे रहा है। हमारा जो ब्रेन है वो भी बता रहा है, हमारी सोच बता रही है कि बदल गया है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। इन तो करे लोगों को अभी। हाँ। इन लोगों को एक्सपोज भी कभी किसी ने किया नहीं, और जिस मीडिया का आप जिक्र कर रहे हैं वही मीडिया पहले हावी भी था। आजकल जो न्यू मीडिया अब इमर्ज हुआ है, और जिसने उस मीडिया को और उस मीडिया वाली मानसिकता को एक तरीके से एक्सपोज कर दिया है और अलग थलग भी कर दिया है, उसमें अब तथ्य सारे फिर से निकल करके सामने आ रहे हैं जो इतिहास में दर्ज थे लेकिन लोगों को बताए नहीं जाते थे। जैसे अमित शाह ने भी 370 खत्म करने वाला जब बिल इंट्रोड्यूस किया, और राज्य पुनर्गठन का बिल जब इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, तो उन्होंने कुछ कुछ तथ्य लोगों के सामने लेकर के आए थे कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना ने जब जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अटैक किया था, तो नेहरू ने शेख अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के पिता थे, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए और महाराजा हरि सिंह को अलग थलग करने के लिए बीच में ही युद्ध विराम कर दिया था। और उसके लिए भी माउंट बैटन की सलाह पर वो यूएन चले गए। महागलती की उस समय की। और यूएन ने कहा कि भाई सीज फायर करिए, आगे हम देखेंगे कि क्या हो। और कुछ सजेशन यूएन से आए, पर वो कभी इम्प्लीमेंट होने नहीं थे, कभी हुए नहीं। लेकिन शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच की जो नेक्सस थी, जो षड्यंत्र था कि जितना हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा लिया है अब वो उनके पास रहने दीजिए, क्योंकि वो वेस्ट जम्मू का इलाका था, चाहे मीरपुर हो, चाहे मुजफ्फराबाद हो, चाहे गिलगिट हो, चाहे बाल्टिस्तान हो, वहां पर डोगरी भाषा और दूसरी भाषाएं बोली जाती थी। वहां पर उर्दू उस तरीके से बोली भी नहीं जाती थी। लेकिन चूंकि वहाँ मुस्लिम ज्यादा थे, नॉन मुस्लिम ज्यादा थे, इसलिए शेख अब्दुल्ला को लगा कि अब जितना पार्ट हमारे पास बचा है हम इस पर राज कर लेंगे। तो ये जो एक्सपोज करने वाली चीजें थी वो अब आकर के लोगों के सामने आनी शुरू हुई है कि एक्चुअल में नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को राजपाट सौंपने के लिए कितना बड़ा ब्लंडर किया था उस समय। नहीं, वो तो करते ही थे, क्योंकि पहले तो मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि उस समय जो हमारे आर्मी के जनरल थे वो ब्रिटिश थे, और नेहरू के पास भी गए, इंडिपेंडेंट इंडिया की डिफेंस पॉलिसी लेकर गए थे। तो नेहरू ने उनको निकाल दिया था, बोले कोई डिफेंस की जरूरत नहीं, आर्मी की ही जरूरत नहीं है। नेहरू जी की जो पॉलिसी थी उसमें आर्मी थी ही नहीं। वो तो एक प्रकार से पाकिस्तान ने मेहरबानी की कि ये कश्मीर पर अटैक कर दिया, तो हमको डिफेंड करना पड़ा, और नेहरू को आर्मी बचानी पड़ी, रखनी पड़ी, नहीं तो ये बर्खास्त करने वाले थे। अब तो शेख अब्दुल्ला की बिल्कुल छोटी पॉलिटिकल बात बोल रहे, लेकिन ये देश की डिफेंस ही नहीं चाहिए बोल रहे थे नेहरू। ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है, क्योंकि ये हमसे छुपाए रखा था। जी जी। और इसलिए ये हमेशा होता है। देखिए, उस समय का जो मीडिया था वो आज गांधी 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 करते हैं, महात्मा गांधी। इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में 1930 में, 1925 में, 1940 में क्या लिखा था आप पढ़े। तो मीडिया पर भरोसा मत करो। लेकिन जब तक ये दूसरा दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं था तब तक ये चल गया। लेकिन जब समझने लगता है, अब चाइना की मैं बात आपको बता दूं, जो तियाननमेन स्क्वायर में हुआ था,
तो उस वक्त चाइना के अंदर जो बच्चे थे, जवान लड़के थे, उनको मालूम नहीं था, स्टूडेंट्स थे, कि डेमोक्रेसी होती ही क्या है। 2 जनरेशन निकल गई थी, उनको दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की डेमोक्रेसी क्या है, ये भी मालूम नहीं था। तो तियाननमेन स्क्वायर में जो लीडरशिप लड़के यूनिवर्सिटी के आ गए, वो इकट्ठे बैठ गए, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। तो आखिर में झेडोंग जो थे, अब नहीं, जो दूसरे माओ के बाद के लीडर थे, उन्होंने बोले उनको बुलाओ, चर्चा करेंगे। तो पहले तो बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि जाए या न जाए, हम डेमोक्रेट से। तो उनको एक 40 कोई लीडर थे और लड़के, तो बोले जाए, तो उनको बहुमत से 40 में से अगर 25 हाँ बोलते तो जाना है। वो जी 40 के 40 एक मत होने तक रुके, उनको मालूम नहीं था डेमोक्रेसी कैसी होती है। तो बाद में गए तो उन्होंने बताया कि हमारे देश में, चाइना में भी डेमोक्रेसी है। तो बोले ये डेमोक्रेसी नहीं, हमको असली डेमोक्रेसी चाहिए, ये स्टूडेंट बोलते थे। तो वो जो लीडर थे चाइना के, तो उन्होंने बोला कि और क्या डेमोक्रेसी होती है, कौन सी डेमोक्रेसी बोलो। तो बच्चे बोलते थे नहीं ये गलत है, सही क्या है मालूम नहीं, लेकिन वो डेमोक्रेसी चाहिए जो सही होती है। तो सही डेमोक्रेसी क्या है उसका भी उनको पता नहीं था। तो बिल्कुल हमारे बिल्कुल। यहाँ भी ऐसा ना, नेहरू 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 ऐसा बताया गया सालों से। क्या हम, नेहरू को हमारा चाचा बनाया गया, हम जब छोटे बच्चे थे स्कूल में, जी चाचा नेहरू। हम्म। तो ये इतना थोपा गया कि दूसरी साइड हमको मालूम ही नहीं थी। बिल्कुल अब लास्ट समझो 20-25 साल में दूसरी साइड आहिस्ते आहिस्ते लोगों के सामने आने लगी। फिर वो कश्मीर की हो, नेहरू की हो, उसके बाद के पटेल जी की हो, ये सब बातें अभी अभी आ रही है। और सोशल मीडिया जो आ गया, उसने तो धमाका कर दिया। बिल्कुल। जैसे वो ज्वालामुखी से निकलकर घूम जाता है सब, हर जगह वो कचरा जाके गिरता है, वैसे वो दबा हुआ सब जो था वो बाहर निकल के आया। जी और ये समझ नहीं पा रहे कि भाई हमारे ऑर्डर के बिना ये बाहर आया कैसे। ये ज्वालामुखी नहीं समझ रहे, ये फट ज्वालामुखी फट गया। तो अगर आप, हर एक बात है कि आप समझो ना समझो, परिणाम तो आपको भुगतने हैं। तो ये बिल्कुल परिणाम भुगत रहे, नहीं तो इन्होंने एडजस्ट किया होता कि भाई ठीक है, अपने हाथ से निकला जा रहा है तो कुछ तो हाथ में बचे, इसलिए इससे साथ कुछ संधि करो। ये नहीं कर पाए, इसलिए खत्म हो रहे। तो फरूक अब्दुल्ला का जो है, उनको पता है कि अभी नहीं होगा क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हो गई है। अब बिल्कुल जब एक फर्क था कि अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो जम्मू कश्मीर में जो जो आदमी है वो वोटर था, लेकिन असेंबली का चुनाव जब होता था तो जिसको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने नागरिक करके, सिटीजन करके रिकॉग्नाइज किया, वही वोटर होता था। तो ये हरियाणा, पंजाब से या और कहीं से जाकर वहां बसे हुए लोग हैं, छोटा मोटा काम करने वाले, वो तो वोटर नहीं थे असेंबली के लिए, लेकिन अभी वो वोटर हो गए। बिल्कुल 370 से क्या बदला है, डेमोग्राफी बदली है। अब वो सब समझो, कम से कम 25-30% वोटर बढ़ गया है असेंबली के लिए। पार्लियामेंट के लिए वो सब वोटर था, लेकिन असेंबली के लिए नहीं था। अब वो असेंबली का वोटर हो गया है, तो उससे बहुत मोटा फर्क, बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और ये इनके अभी भी मगज में नहीं आ रहा है। कुछ आ गया है तो इसलिए बोलते नहीं, रीइंस्टेट करो। रीइंस्टेट का मतलब क्या है, ये वोटर नहीं चाहिए, डेमोग्राफिक चेंज नहीं चाहिए। ये जमीन का मामला नहीं है, डेमोग्राफी का मामला है। मोदी और अभी शाह ने जो किया है वो डेमोग्राफी चेंज की है, ये आपको समझना जरूरी है। अभी तो इनको दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। जो सीमा पार बैठे हुए नेताओं को दिखाई दे रहा है वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। 27 अगस्त 2019 को, यानी जम्मू कश्मीर में बदलाव के करीब करीब 22 दिन बाद,
बिलावल भुट्टो का एक बयान आया था, उसमें उसने कहा था कि पहले हम श्रीनगर कैसे पाकिस्तान के पास आए इस पर चर्चा करते थे, बिल्कुल बिल्कुल और अब हमें ये खतरा है कि मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएं। और बिल्कुल। सेम बात अभी पिछले हफ्ते फजलुर रहमान ने कही है, जो धार्मिक नेता से वहां पॉलिटिशियन बने हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान और सेना की गलतियों की वजह से अब नौबत ये आ गई है कि मुजफ्फराबाद बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ये फारूक अब्दुल्ला को दिखाई नहीं दे रहा है जो चेंजेस आ रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो मानेंगे कैसे? अब आप एक बात बता दो आपको कि 70 साल से अरब इसराइल का मामला चालू है। जी। इसमें मैं जब बिल्कुल यंग कार्यकर्ता था, 40-50 साल पहले, तो नया नया पत्रकार बना था, समझ लेने की कोशिश। तो हमीद दलवाई जो थे, वो मुस्लिम मामलों के बड़े अभ्यासक थे। हम्म। तो मैंने उनको पूछा कि अरब जो है वो इजरायली है, वो आपस में बैठकर बात क्यों नहीं करते? तो उन्होंने बोला कि मैं तेरे से बात कर रहा हूं ना। तो बोला हाँ बिल्कुल, इसलिए मैंने सवाल पूछा। वो बात नहीं, जब मैं तुझसे बात कर रहा हूं, भाऊ तुरसेकर से बात कर रहा है हमीद दलवाई, तो पहले हमीद दलवाई मान लेता है कि भाऊ तुरसेकर है। सही है। ये मामला ऐसा है कि जो अरब मानते ही नहीं कि इसराइल है। हम्म। इसराइल और वेस्ट बैंक और सब मिलकर जो है वो उसको पैलेस्टाइन मानते हैं, वो इसराइल मानते ही नहीं। अगर बात करने बैठ गए तो पहले उसको रिकॉग्नाइज करते कि इसराइल है। बिल्कुल। आप समझ रहे? तो अगर आज भी आप पूछ रहे मुझे कि फारूक अब्दुल्ला ये दिखाई दे रहा है फिर भी क्यों नहीं मानते, तो मानते नहीं क्यों? क्योंकि उनको मानना पड़ेगा कि बदलाव हुआ है। हाँ, अभी बिल्कुल। बदलाव हुआ है, तो उसमें एडजस्ट कैसे करेंगे? तो उनको एडजस्ट करना नहीं है, इसलिए वो बोल रहे हैं। वो तो अभी भी बोल रहे हैं ना कि 370 आना चाहिए फिर, क्योंकि अगर 370 नहीं होगा तो हम सरवाइव हो सकते नहीं, ये इनको मालूम है। इसलिए वो अभी भी 370 पकड़ के बैठे। वो अभी जो सिचुएशन है उसमें क्या करेंगे? अभी कोरोना आ गया तो मास्क लगाने लगे, क्वारंटाइन होना शुरू हो गया, आइसोलेशन शुरू हो गया, और टेस्ट लेना शुरू हो गया। अगर नहीं मानेंगे तो मरेंगे। कुछ लोग ऐसे भी है ना, जो बोलते क्या होता है हम नहीं मानते कोरोना वगैरह, मर गए। मर गए। और देखो, ये अनाड़ी होते ऐसे नहीं। वो ब्राजील का कोई प्रेसिडेंट बोल्सोनारो, वो भी बोल रहा था ना कि नहीं मैं मानता, मैं नहीं लगाऊंगा मास्क, तो उसको भी हो गया। तो फरूक अब्दुल्ला अगर ये सच्चाई मानने को तैयार नहीं है तो उसके परिणाम तो उनको भुगतने पड़ेंगे, और शायद वो दिखाई दे रहे हैं तो डरते हैं, तो और जोरों से बात करना शुरू कर देते। भाऊ, आगे का क्या लग रहा है आपको? ये बदलेंगे, यानी फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और वहां की लीडरशिप जो बदलाव हुआ है उसको मान करके खुद भी बदलना शुरू करेंगे, या इरिलीवेंट हो जाएंगे और वहां नई लीडरशिप इमर्ज हो जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है नई लीडरशिप इमर्ज हो जाएगी। ये बदलेंगे नहीं। बदल के होगा क्या? मुझे आपके हिंदी में ही बोलते हैं ना, चारे से दोस्ती करेगा तो घोड़ा खाएगा क्या? ये सच्चाई से दोस्ती करेंगे तो जिएंगे कैसे? ये जी नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो अलगाववाद का ही वोटिंग होता था। अभी मेरा ख्याल है 2014 के बाद जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था उसमें फारूक अब्दुल्ला पार्लियामेंट में चुन कर आए थे। वो जो बाई इलेक्शन था, 3% वोटिंग हुई थी, 3%। बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर फुल 100% वोटिंग होगी तो इनकी हालत क्या होगी आप समझ। एक तो डेमोग्राफी बदली है, उसके बाद वोटिंग भी फुल होने वाली है, तो क्या होगा? एक बात होती है कि ऑलवेज टाइनी माइनॉरिटी जो होती है वो इतनी चिल्लाती है कि लगता है कि इसकी ही आवाज पूरे लोगों की आवाज है। तो वैसा नहीं होता। हम इनकी दखल लेते हैं, वहां की जनता ही इनकी दखल नहीं लेती।
मुझे बोलिए कि ये 7 महीने से अंदर थे, फिर दंगा फसाद भी क्यों नहीं हुआ? हाँ, लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? क्यों? वो बोलते थे ना, खून की नदियां बहेगी, कहाँ है? खून का कतरा भी नहीं बहा। और आर्मी का ऑपरेशन लगातार साल भर चालू है, 150 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं, कोई बिल्कुल। पत्थर मारने को भी नहीं आया। और तो और अभी कल मैंने न्यूज पढ़ी है, सुनी है कि 10,000 आर्मी के लोग वापस लाए जा रहे हैं कश्मीर से। इसका मतलब हाँ, स्टेबिलिटी कितनी आई है, बिल्कुल, स्थिति स्टेबिलिटी सामान्य हो कितनी रही आई, है। सामान्य हो रहे। तो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि हम सरवाइव नहीं होंगे, सरवाइव नहीं होंगे। तो तब तक तो चिल्लाएंगे ना। इसलिए मुझे मोदी मोदी जी की एक बात क्यों, मोदी जमीनी नेता है। वो 13 में एक इंटरव्यू में, 13 या 14 में पहले प्राइम मिनिस्टर बने, उसके पहले किसी चैनल को मुलाकात देते हुए उन्होंने बताया था कि आपके खिलाफ ये कब तक चलेगा। तो मोदी जी ने बताया था, हारता नहीं तब तक। तो इंटरव्यूअर ने उनको पूछा था, शायद एबीपी का था, कि अ, ये इतने गाली देते आपको, कुछ बुरा लगता नहीं? बोले वो गाली भी ना दे तो वो करेंगे क्या, उनके पास तो काम बचा नहीं है। तो कम से कम गाली दे, उतना तो उनको अधिकार बनता है। तो फारूक अब्दुल्ला अब जो गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो उनका अधिकार बनता है जीने के लिए, उतना तो आसरा होना चाहिए ना उनके, क्योंकि पूरा अंधेरा सामने है, उनको कुछ होने वाला दिखता नहीं है। अभी तो हो गए, इससे निकलेंगे नहीं। क्योंकि अभी देखो कि अरब कंट्रीज भी उनके खिलाफ हो गए। अरब कंट्रीज में ये नहीं, अभी ये समझ नहीं रहे कि पहले 5 साल में मोदी ने क्या क्या किया है। इसके परिणाम आज हम देख रहे हैं। ये पूरा पाकिस्तान कश्मीर मामले पर ही आइसोलेट हो गया, बिल्कुल। कश्मीर मामले पर आइसोलेट हो गया। इंदिरा जी के जमाने में दिनेश सिंह हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, तो वही दुनिया का 2 नंबर का मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश करके, भारत के प्रतिनिधि करके वो ओआईसी में गए थे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। तो उनको उस मीटिंग में शामिल नहीं किया गया था। राबात में कहीं वो मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान ने बोला था इनको मत लो, तो इनको लिया, शामिल नहीं किया गया। और वही आज इस्लामिक कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो कश्मीर के मामले में चुपचाप बैठी है, इसलिए तो पाकिस्तान गुस्सा हो रहा है। तो इतना बड़ा बदलाव अगर आप आंख बंद कर ले, मुझे कभी कभी लोग बोलते कि आपने आंख में अंजन डाल दिया, ऐसा लोग रिएक्शन देते। तो मैं उनको बोलता हूं, भैया अंजन डालने का मतलब भी समझ लो। अंजन डालने के लिए आंख खुली तो होनी चाहिए। सही। आंख अगर बंद है तो अंजन लगने से भी क्या फायदा होगा, आंखें खुलेगी नहीं। तो और इनकी वैसी। मोदी के समय तो उल्टा हुआ भाऊ। तब दिनेश सिंह को पाकिस्तान के विरोध की वजह से शामिल नहीं होने दिया गया, और अब ओआईसी ने खुद सुषमा स्वराज को आज अबू का धाबी में जो सम्मानित किया इनका था। सम्मेलन था, बाकायदा उसको गार्ड ऑफ, मतलब उसको गेस्ट ऑफ गार्डर ऑनर बुला करके स्पीच कराई। तब पाकिस्तान भाग खड़ा हुआ, उस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था। तो एकदम उल्टा हो रहा है। अब इतना बदलाव आ गया। ओआईसी ओआईसी अगर देख ये अब। बदलाव आप समझ नहीं पा रहे, तो आप इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वही समझ नहीं पा रहे, तो आप क्या, आपके लिए भविष्य क्या, आपके लिए भविष्य है ही नहीं। बिल्कुल। फरूक अब्दुल्ला के लिए भविष्य है ही नहीं। एक बात होती है वो ओमकार जी, हमेशा जी। रबर जो होता है वो हम खींचे खींचे, तो इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि वो टूट जाए। ये जिंदगी का मामला है। तो यहां भी आपने इतना खींच लिया कि लोग बोलते चलो भाड़ में जाओ। आप किसी शराबी को देखते, आपने भी देखा होगा, हम देखते हैं हमेशा, और तो उसको उसको जितना रोको उतना जोश में आ जाता है। फिर आप बोलते जा मर जा साला, लड़ जा। तो कोई पकड़ने वाला नहीं होता, वो चुपचाप हो जाता है। इनकी हालत ऐसी है, सही है। इनकी हालत ऐसी है। जितना उनको संभालने की कोशिश करेगा वो जोश में आएंगे।
अब इनको कोई सुनता भी नहीं है। वो कहाँ है मणिशंकर अय्यर, अभी कहाँ है? सब घुसे बैठे हैं। तो ये बात होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि शराब पीने वाले जो है, मैंने देखे कि रात भर पी लेते हैं और सुबह उठ जाते हैं तो नींद खुलती भी नहीं, बदन में जो थकान होती है वो जाती नहीं, तो फिर उससे निकलने के लिए फिर और एक पेग लेते और थोड़ा पी लेते। इनकी हालत वही है। एक साल के बाद अगर फरूक अब्दुल्ला ये कुछ बोल रहे हैं तो वो रात की जो नशा है उससे निकलने के लिए फिर एक बार शराब पी रहे। भाव, बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही विस्तार से जो कश्मीर की मौजूदा स्थिति है और जो कश्मीर की पुरानी लीडरशिप है, जो अभी भी भ्रम के ही वातावरण में जीने की कोशिश कर रही है, वास्तविकता को नकारने की कोशिश कर रही है, उस पर बहुत सुंदर तरीके से प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। नमस्कार।